नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में सह आचार्य भौतिक शास्त्र राजकीय डूंगर महाविद्यालय डॉक्टर अरविंद शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम एक विमीय परिमित गहराई के विभव कूप में कण की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल फाइनाइट पोटेंशियल बाय। इस प्रॉब्लम के लिए हमने किस प्रकार की इस पे विभव पे कंडीशंस होती हैं, विभव का किस प्रकार से ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन, ज्यामितीय स्वरूप कैसा था, इसको हमने लिया। बाउंड स्टेट एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है बाउंड स्टेट होती है, जो कि यहाँ पे माइनस ई लेस देन ई लिया था और अपन ने इक्वेशंस लिखी थी। और इक्वेशंस लिखने के बाद में तीनों रीजन्स में इक्वेशंस को लिखा था, तीनों इक्वेशंस को बाउंड्री कंडीशंस और कंटिन्यूटी कंडीशंस, सातत्य व परिसीमा प्रतिबंध से हमने इसको सॉल्व किया था। और हमने इन इक्वेशंस को, चार इक्वेशंस को निकालते हुए, इनको रीअरेंज करते हुए ये चार इक्वेशंस हमने प्राप्त की थी। इक्वेशन नंबर 16, 17, 18 और 19। ठीक है, इनको हमने यहां तक सॉल्व किया था। अब इसके बाद में इसका जो हल है, जो बाकी हमने समस्याएं प्रॉब्लम्स ली थी उससे थोड़ा अलग है। हमें इनका हल अबीजीय समीकरणें, ट्रांसडेंटल इक्वेशंस की जो समीकरणें होती हैं और उनको कैसे हल करते हैं, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड पे इसको समझाया हुआ है। जैसे समीकरण 19, आपके पास में समीकरण 19 ये वाली है, में समीकरण 16 का भाग दे दे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे a प्लस जी है और यहाँ पे भी a प्लस जी। ठीक है, तो इसको अगर हम इसमें 19 में अगर 16 का भाग देंगे तो ये पार्ट क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा टेंजेंट बीटा है। परंतु ये तभी संभव है जब आपके पास में a प्लस जी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि जिस पार्ट का हम भाग दे रहे हैं वो शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनडेफिनिट इक्वेशन वो बन जाती है। लिमिट्स में आपने देखा होगा, लिमिट की जो प्रॉब्लम सॉल्व की होगी तो इनडेफिनिट प्रॉब्लम वो बन जाती है। a प्लस जी 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से चूंकि यहाँ d है, इसका ही भाग लग रहा है, d यहाँ है और इसका भी चूंकि भाग लग रहा है तो d भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस इसमें साथ आ गई, d 0 नहीं होना चाहिए और a प्लस जी भी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन C स्विच हो, क्योंकि C पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ C आर्बिट्ररी स्विच हो सकता है। अल्फा इक्वल टू बीटा टेंजेंट बीटा। इसी प्रकार से समीकरण 17 में, समीकरण 17 कौन सी, ये वाली, इसमें समीकरण 18 का, समीकरण 18 कौन सी, समीकरण 18 ये, इसका भाग देने पर यदि C बराबर 0 नहीं है और a माइनस जी 0 नहीं है, वही स्थिति है। a माइनस जी का अपन भाग दे रहे हैं तो a माइनस जी 0 नहीं होना चाहिए और C भी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन जो D है वो आर्बिट्रेरी स्विच हो सकता है। इस प्रकार से हमारे पास में समीकरण आ जाएगी माइनस अल्फा बराबर बीटा कोट बीटा। पहली समीकरण आ गई अल्फा बराबर, पहली समीकरण अल्फा बराबर बीटा टेंजेंट बीटा है और दूसरी समीकरण आ गई आपके पास में माइनस अल्फा बराबर बीटा कोट बीटा है। समीकरण 20 तथा 21 अबीजीय समीकरण, ट्रांसडेंटल इक्वेशन कहलाती हैं। ये दोनों ही समीकरण जो 20 और 21 समीकरण है, ये वाली और ये वाली इक्वेशन समीकरण जो है, ये क्या कहलाती हैं, अबीजीय समीकरण, ट्रांसडेंटल इक्वेशन कहलाती हैं। ये दोनों समीकरणें एक साथ विद्य नहीं हो सकती, ये दोनों समीकरणें एक साथ विद्य नहीं हो सकती हैं। इन समीकरणों को या तो ग्राफीय विधि से या संख्यात्मक विधि से हल किया जा सकता है। दो तरीके से इसे हल किया जा सकता है, ग्राफीय विधि
या संख्यात्मक विधि। इस प्रकार एक परिमित विभव कूप में बद्ध कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण के हल दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए वो दो वर्ग कौन कौन से हैं। इसमें से जो हल जो है वो ग्राफीय विधि के द्वारा हल किया जाएगा और उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे आगे देखते हैं। जो दो कैटेगरीज जो हैं, दो अलग अलग कैटेगरीज में हल अपन निकालेंगे वो कौन से होंगे। प्रथम तो चूंकि दो समीकरण है अपने पास में, अल्फा बराबर बीटा टेंजेंट बीटा है, जहां सी स्विच आर्बिट्रेरी है, सी का मान स्विच सी को हम 0 मान लेते हैं। क्या मान लिया? सी को 0 ले लिया। तब समीकरण 17 या 18 से ए बराबर जी होना चाहिए। अगर सी को 0 ले लें अपने तो 17 और 18 से देखो आप, 17 और 18, 17 और 18 से क्या होना चाहिए? ए बराबर जी, ए बराबर जी हो जाएगा ये। तब तरंग फलन जो है psi1x बराबर हो जाएगा ए ई की पावर अल्फा एक्स, और psi2 हो जाएगा d cos बीटा एक्स, और psi3 हो जाएगा ए ई रेस्ट माइनस अल्फा एक्स। ये कहां से आए? ये देखिए, ये जो अपने पास में जो ये थे हल, यहां पर क्या ले लिया आपके पास में, सी आपने क्या ले लिया? 0 ले लिया, तो ये टर्म 0 हो गई। ये और ये पार्ट जो है आप देख रहे हैं, और ए का मान क्या आ गया? जी के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से समीकरण 8, 9 जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी इन समीकरणों में। ए बराबर जी आ गया, सी 0 हो गया, तो इससे डी की टर्म बची है। यहां psi2 एक सम फलन है। psi2 जो है क्या है? इवन फंक्शन, सम फलन है। इसके संगत अवस्था को सम अवस्था कहेंगे। इसके संगत अवस्था को क्या कहेंगे? सम अवस्था कहेंगे। और सम अवस्था के लिए ये सॉल्यूशंस जो है क्यों होते हैं ये सम अवस्था? चूंकि कोसाइन जो होता है, कॉस जो है वो इवन फंक्शन होता है, इसलिए सम अवस्था हल ये कहलाते हैं। द्वितीय हल जो है आपके पास में माइनस अल्फा बराबर बीटा कोट बीटा है। द्वितीय हल क्या है? माइनस अल्फा बराबर बीटा कोट बीटा। यहां डी को हमने स्विच ले लिया, जैसे पिछली बार सी को लिया था, यहां डी को स्विच ले लिया। समीकरण 16 से ए बराबर माइनस जी हो जाएगा, चूंकि डी 0 हो गया तो ए प्लस जी बराबर 0 होगा, तो ए बराबर माइनस जी हो जाएगा। तो हमारे पास में इस बार जो हल है psi1x बराबर ए ई रेस टू अल्फा एक्स, psi2x बराबर सी साइन बीटा एक्स, psi3x बराबर माइनस ए ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स। यहां देखिए आप, जी के स्थान पे हमने क्या लिखा है? माइनस ए, और ये आपके पास में सी साइन बीटा एक्स आ गया। और साइन बीटा जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, इसलिए psi2x एक विषम फलन है तथा इसकी संगत अवस्था को विषम अवस्था कहेंगे। इस प्रकार से ऑड और इवन जो है फंक्शन के स्टेट के रूप में, सम अवस्था व विषम अवस्था के रूप में दो प्रकार के हल यहां पर प्राप्त किए हैं। अब हमें निकालना है ऊर्जा आइगन मान। ऊर्जा आइगन मान की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए? कण की परिबद्ध अवस्था में ऊर्जा आइगन मान ज्ञात करने के लिए अबीजीय समीकरण 22 और 24 को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। इसके लिए विमाहीन नियतांक डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स हमें मानने होंगे, x बराबर अल्फा ए और y बराबर बीटा ए। x बराबर अल्फा ए और y बराबर बीटा ए यदि हम मान लेते हैं तो हमारे पास में जो अबीजीय समीकरणें हैं वो किस में परिवर्तित हो जाएंगी? x बराबर y टेंजेंट बीटा y सम अवस्थाओं के लिए, माइनस x बराबर y कोट y विषम अवस्थाओं के लिए। यहां ये ध्यान देने की बात है, दोनों अवस्थाओं में x तथा y धनात्मक होने चाहिए। सम अवस्था हो अथवा विषम अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में x व y का मान धनात्मक होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को यदि हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर जो है ये हमारे पास में समीकरणें यहाँ आएंगी। दोनों समीकरणों से हम एक समीकरण ये प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ गामा बराबर क्या है? गामा बराबर है अंडर रूट, गामा बराबर अंडर रूट 2mv0 2mv0 a स्क्वायर अपॉन h बार स्क्वायर। गामा बराबर अंडर रूट 2mv0 a स्क्वायर अपॉन h बार स्क्वायर होना चाहिए। समीकरण 29 एक वृत्त की समीकरण है। समीकरण 29 क्या है? समीकरण 29 क्या है? वृत्त। यदि हम देखें तो ये वृत्त की समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर, और जिसकी त्रिज्या क्या है? त्रिज्या गामा होती है। त्रिज्या क्या होती है? गामा के बराबर होती है। ठीक है। परिबद्ध अवस्था में कण की ऊर्जा के आइगन मान ग्राफीय विधि में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर तथा वक्र x बराबर वाई टेंजेंट वाई सम अवस्थाओं के लिए, या वक्र माइनस x बराबर वाई कोट वाई विषम अवस्थाओं के लिए के प्रतिच्छेद बिंदु। यदि हम ग्राफ बनाएं और इनके जो इंटरसेक्शन बिंदु होंगे, एक ग्राफ तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर सर्किल होगा, दूसरा x बराबर वाई टेंजेंट वाई समावस्था के लिए हो सकता है, और माइनस x बराबर वाई कोट वाई विषम अवस्थाओं के लिए हो सकता है। इनका जो इंटरसेक्शन बिंदु होगा वो जो है हमारे पास में हल होंगे। इन वक्रों के प्रतिच्छेद को चित्र 4a और b में दर्शाया गया है। और सुविधा के लिए हमने क्या किया है? गामा 1, 3, 5 के वक्र दर्शाए हैं। इन कर्व में गामा 1, 3, 5 का वक्र दर्शाए हैं। 2, 4 के आदि के वक्रों की कल्पना की जा सकती है, इसको दर्शाया नहीं गया। सुविधा के लिए गामा बराबर ओड नंबर दिखाए और गामा इवन नंबर की कल्पना कर सकते हैं। अब ये जो कर्व खींचे हैं इसे अगर अपन ध्यान से देखें, ग्राफीय विधि से हमने जो वक्र खींचे हैं, ए वक्र जो है समावस्थाओं के लिए है, बी है विषम अवस्थाओं के लिए। इसको यदि हम देखें तो x वर्सेस y कर्व है। और आप ये देखिए ये गामा बराबर 1, गामा बराबर 3 और गामा बराबर 5। इस प्रकार से गामा 1, 3 और 5। ठीक है। और ये जो लाइनें हैं, पहली ये, दूसरी ये किसके लिए? x बराबर वाई टेंजेंट वाई। इसी प्रकार से दूसरे ग्राफ में ये जो लाइन है ये किसकी है? माइनस एक्स बराबर वाई कोट वाई। और जो इंटरसेक्शन बिंदु है, जैसे ये रहा, ये इंटरसेक्शन बिंदु है, ये है और ये, इसी तरह से यहाँ ये अपने पास में हल आएंगे। इस प्रकार से हमने क्या देखा? गामा के किसी एक मान के लिए मान लो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं के संगत x बराबर अल्फा ए। x बराबर क्या है? अल्फा ए के निम्न मान ग्राफ से प्राप्त होते हैं: x1, x2, xn। x बराबर अल्फा ए क्या है? x1, x2, xn। तब परिबद्ध कण की ऊर्जा मैग्नीट्यूड ऑफ E बराबर क्या होता है? h बार स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा स्क्वायर, और En बराबर हो जाता है h बार स्क्वायर 2ma स्क्वायर xn स्क्वायर। इस प्रकार से En का मान हमारे पास में आइगन वैल्यू का मान आ जाता है En बराबर माइनस h बार स्क्वायर 2ma स्क्वायर xn स्क्वायर। जैसे गामा बराबर 5 के लिए हम प्रतिच्छेद बिंदु देखें तो गामा बराबर 5 के लिए देखिए, एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। गामा बराबर 5 तक 4 बिंदु आ गए। चारों के ऊर्जा के मान यहाँ पर बताए हुए हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? गामा बराबर 1 है तब केवल एक समपरिबद्ध अवस्था है। गामा बराबर 1 है तो सिर्फ देखिए इवन जो है, इंटरसेक्शन सिर्फ इवन वाला है, यहाँ कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो इसलिए सम अवस्था के लिए अगर गामा बराबर 1 है तो एक आपके पास में
हल है। केवल एक सम परिबद्ध अवस्था प्राप्त होती है, जबकि गामा बराबर 3 के लिए दो परिबद्ध अवस्थाएं होगी। गामा बराबर 3 के लिए एक और दो, नहीं गामा बराबर 3 के लिए एक तो ये वाली हो गई और एक ये वाली। गामा बराबर 3 के लिए सिर्फ, गामा बराबर 5 के लिए जो थी हल देखिए एक ग्राफ में नहीं है एक्चुअल में, ये जो है दो तो आपके पास में सम अवस्थाएं, एक और दो ये वाली होंगी, एक और दो, दो ये हैं, दो विषम अवस्था है और दो सम अवस्था है। गामा बराबर 5 वाली जैसे मैंने बताया वो सारी एक साथ नहीं है, अलग अलग है, दो तो हैं सम और दो हैं विषम। गामा बराबर 3 के लिए एक सम और एक विषम, गामा बराबर 1 के लिए एक सम और विषम अवस्था कोई भी नहीं है, जो हम यहाँ ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम ग्राफ से हल निकाल सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल वे में समझेंगे कि किस किस प्रकार से, कितने प्रकार से, मतलब कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं और वो किस पे निर्भर करेंगी, इनको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखें, समझें, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है। तो इस आर्टिकल को आप बहुत ध्यान से किस तरह से ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को हल किया जा सकता है, इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगले लेक्चर में हम इसमें देखेंगे किस प्रकार से सम अवस्था और विषम अवस्था निर्भर करती है और उनकी कितनी मैक्सिमम संख्या हो सकती है। धन्यवाद। आगे के क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।